Hello children, today we are going to study about black soil. In the previous video we studied about alluvial soil and over there we came to know that ये जो alluvial soil होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ और सबसे महत्वपूर्ण soil है और साथ में हमने ये भी देखा कि ये जो हिमालयन रिवर्स हैं नेमली हमने वहाँ पे पढ़ा इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र वो तीन रिवर्स क्या करते हैं इसको डिपोजिट करते हैं कहाँ पे तो हमने पढ़ा वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपोजिट करते हैं इनको और साथ में हमने देखा कि जो alluvial soil है ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे भी तो हमने देखा कि एक नैरो पैसेज से एक नैरो कॉरिडोर से वो फैला हुआ है राजस्थान में और गुजरात में भी हमें देखने को मिलता है और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यानी कि जो इस तरफ का एरिया है वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी हमें एलुवियल सोइल देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि जो एलुवियल सोइल होता है उसमें क्या होता है तो अलग अलग मात्रा में सैंड सिल्ट और क्ले मौजूद होता है और साथ में हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि ऊपरी रीचेस में जो रिवर वैलीज़ के यानी ऊपरी एरियाज़ में रिवर वैलीज़ के वहाँ पे जहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्लोप यानी जो यहाँ पे जेंटल स्लोप होता है वो वाले एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है कि ये जो सोइल होते हैं वो क्या होते हैं वो खुरदुरे होते हैं यानी कि वो कोर्स होते हैं और ऐसा सोइल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि डूअर्स में चूस में और तराई में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने वहाँ पे पढ़ा कि ये जो सोइल है इसको अगर हम एज के हिसाब से क्लासीफाई करें तो ये दो किस्म के होते हैं वो है तुम्हारा बंगार और खादर। बंगार कहने पर मैं ओल्ड एलुवियल सोइल की बात कर रही हूँ और खदर कहने पर मैं न्यू एलुवियल सोइल की बात कर रही हूँ और हमने जब इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल होगा क्योंकि जो बंगार होता है यानी कि जो ओल्ड एलुवियल सोइल होता है उसमें ज़्यादा कंकर नोड्यूल्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने आगे बढ़ के पढ़ा कि ये जो एलुवियल सोइल है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या क्या हमें देखने को मिलता है तो बोला पोटेस फोस्फोरिक एसिड और लाइम हमें इसमें मिलता है और इसी वजह से ये जो सोइल है ये बहुत ही बेहतरीन होता है कि इसके प्रोडक्शन के लिए तो शुगर केन के लिए पैडी यानी कि राइस के लिए वीट के उगाने के लिए पल्सेस के लिए सीरियल्स को उगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि ऐसे एरियाज जहाँ पे हमें ये एलुवियल सोइल मिलता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं और ये जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो एलुवियल सोइल्स होते हैं जो सूखे एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है तो ये सोइल्स क्या होती है अल्कलाइन होती है यानी कि इसका जो पीएच लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इस सोइल को भी यानी कि वो वाला सोइल जो ड्राई एरियाज़ में मिल रहा है यानी कि एलुवियल सोइल जो ड्राई एरियाज़ में मिल रहा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी उसको इरीगेशन फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे तो आज हम ब्लैक सोइल के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन। दिस सोइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सोइल। तो यहाँ इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक सोइल के नीचे रेगर सोइल। तो याद रखो रेगर सोइल ब्लैक सोइल क्या अलग अलग सोइल है तो याद रखना है नहीं वो तो उसी का नाम है। तो रेगर सोइल किसका नाम है तो ब्लैक सोइल का ही नाम है। तो यहाँ पे बोला गया दिस सोइल्स आर ब्लैक इन कलर तो ये सोइल किस रंग के होते हैं तो काले रंग के होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम रेगर सोइल भी कहते हैं। ब्लैक सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। तो याद रखो कि ये बहुत ही बढ़िया होता है यानी कि जो ब्लैक सोइल होता है बहुत ही बढ़िया होता है किसको उगाने के लिए कौन से क्रॉप को उगाने के लिए तो याद रखना है कॉटन को उगाने के लिए और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं। तो अगर मैंने कभी पूछा ब्लैक सोइल के दो दूसरे नाम दो तो तुम लिख सकते हो रेगर सोइल और ब्लैक कॉटन सोइल। तो इसी के दो नाम है। नेक्स्ट बोला गया इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है और साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसके फॉर्मेशन में तो ब्लैक सोइल के फॉर्मेशन में। अब हमने पहले से जब हमने सोइल पढ़ा था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि सोइल क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है ऐसे करके हमने वहाँ पे देखा था कि जो सोइल है सोइल को बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्या करता है उसके फॉर्मेशन को असर करता है। तो यहाँ पे भी वो बताया गया है कि ब्लैक सोइल के फॉर्मेशन में कौन से दो फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है तुमको कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और साथ में जो पेरेंट रॉक मटेरियल है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसके फॉर्मेशन में तो सोइल के फॉर्मेशन में। कौन से सोइल के फॉर्मेशन में तो यहाँ पे ब्लैक सोइल के फॉर्मेशन में। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कहने पर वो उस एरिया का वेदर कैसा है क्या वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है क्या मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें। और ऐसे करके यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट रॉक मटेरियल कहने पर क्या वहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स मिलते हैं क्या वहाँ पे इग्नियस रॉक्स मिलते हैं क्या वहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट रॉक मटेरियल और साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये किसके फॉर्मेशन में तो ब्लैक सोइल के फॉर्मेशन में।
नेक्स्ट बताया गया है दिस टाइप ऑफ सोयल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, तो रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। तो यहाँ पे याद रखो, मैंने जो पहले तुम्हें क्लास 9 में जब पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो यहाँ नीचे की ओर हमें देखने को मिलता है ये वाले एरियाज में, तो ये तुम्हारे जो नर्मदा का जो रिवर है, नर्मदा का रिवर उसको दो हिस्सों में बांटा है। नर्मदा के रिवर के जो नर्मदा रिवर है उसके जो नीचे की ओर का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं, और मतलब डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी कि नर्मदा के ऊपर वाला उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। और हमने वहाँ पे पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड्स को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि तुम्हारा मालवा प्लेट्यू का रीजन और दूसरा है तुम्हारा उधर छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुक बता रहा है तुमको कि ये जो सोयल है यानी कि जो ब्लैक सोयल है ये तुम्हें मिलता है कहाँ पे, तो डेक्कन ट्रैप रीजन में जो तुम्हें देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू का जो ये रीजन हुआ इसके नॉर्थ वेस्ट में, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पोजीशन है इसका, तो इस नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में हमें क्या देखने को मिलता है, तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट रीजन में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या स्थित है, तो वहाँ पे हमें ये ब्लैक सोयल देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप रीजन है वहाँ पे हमें ब्लैक सोयल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला दिस टाइप ऑफ सोयल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन। तो डेक्कन ट्रैप रीजन कौन सा वाला रीजन है, तो याद रखना जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन हुआ, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप रीजन कह रहे हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें बसल्ट दिखेगा और बताया गया है कि स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लोज। तो यहाँ पे याद रखना है कि बसल्ट जो है वो एक क्या है, इग्नियस रॉक है। और जो इग्नियस रॉक होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो याद रखो जब लावा होता है, जो लावा यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होने पर जो लावा बाहर निकलता है, जो ये लावा है, लावा जब सॉलिडिफाई होता है तो उससे क्या बनता है, तुम्हारा इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रही हूँ बेसल्ट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन सा वाला पेरेंट रॉक है जिसके वेदरिंग से यानी कि जिसके टूटने की वजह, जिसके ब्रेक डाउन की वजह से क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक सोयल बन रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़े किसके बारे में, तो बेसल्ट के बारे में। और मैं तुम्हें क्या बोली, मैंने तुम्हें पता है बेसल्ट एक रॉक है जो कि क्या है, एक इग्नियस रॉक है। तो इसी वजह से याद रखना दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। तो ये ऐसा वाला सोइल ज़्यादातर तुम्हें देखने को मिलेगा डेक्कन ट्रैप रीजन में, जो कि स्प्रेड करता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन हुआ इसके नॉर्थ वेस्ट की ओर तुम्हें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके बोला गया है कि यहाँ पे एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस, और ये किससे बना हुआ है, तो लावा के बहने से बना हुआ है। तो मैंने बोला लावा ये सॉलिडिफाई होगा, मतलब लावा जब ठंडा होगा, समय लगेगा उसमें, लावा ठंडा होगा तो ठंडा होने पर वो सॉलिडिफाई होगा और इससे ये इस रॉक का निर्माण होगा। They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast directions along the Godavari and Krishna valleys। तो फिर से तुम एक बार मैप देख सकते हो, तो यहाँ पे तुम दिखेगा कि महाराष्ट्र का रीजन है, तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया कि दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। ऐसे करके सौराष्ट्र बोला है, तो सौराष्ट्र ये वाला रीजन है, गुजरात का जो एरिया हुआ, इसका जो नीचे वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र के रीजन में भी देखने को मिलेगा। साथ में मलवा, तो मलवा ये वाला एरिया है, तो ये मलवा के प्लेट्यू के रीजन में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से बीच में आ गया, तो मध्य प्रदेश में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। और साथ में छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया ग्रे कलर का पार्ट, तो वहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तो ये ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ के बताया गया है कि ये जो ब्लैक सोइल है ये एक्सटेंड करता है कहाँ पे, बताया गया है कि द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो यहाँ पे दिखेगा तुमको ये जो साउथ हुआ नीचे की ओर और ईस्ट इस तरफ है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में एक्सटेंड हुआ है। देखो ऊपर की ओर से एक्सटेंड हुआ है कौन से वैली में, तो गोदावरी के वैली में, और नीचे की ओर से यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जो ऐसा घुमा हुआ है, तो ये एक्सटेंड हो रहा है किसके वैली में, तो यहाँ कृष्णा के वैली में। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे फिगर दिखेगा तुम्हें 1.7 ब्लैक सोइल का। तो अब बोला गया है कि द ब्लैक सोइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो ब्लैक सोइल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मटेरियल से बने होते हैं, यानी कि ये जो मटेरियल ये बहुत ही क्लेई मटेरियल है। और बोला गया है कि दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये जो ब्लैक सोइल है इसको हम जानते हैं इसके कौन से नेचर के लिए, तो इसमें क्या क्षमता होता है, जिसको इसमें पानी को पकड़ के रखने का क्षमता होता है। दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर।
इन एडिशन दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। तो इसके साथ साथ याद रखना है इसमें क्या क्या सोइल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेस और लाइम। और बोला गया है कि दिस सोइल्स आर जनरली पुअर इन फोस्फोरिक कॉन्टेंट्स। तो इसमें किसकी कमी होती है? तो फोस्फोरिक कॉन्टेंट्स की कमी होती है। तो हमने पहले जब एलुवियल सोइल पढ़ा था तो वहाँ पे तो हमने देखा था कि फोस्फोरिक एसिड उसमें था, लेकिन यहाँ पे जब हम ब्लैक सोइल पढ़े तो यहाँ पे बोला गया है कि फोस्फोरिक कंटेंट्स की इसमें कमी है। तो किस सोइल में फोस्फोरिक कंटेंट्स की कमी है? तो याद रखना है हम ब्लैक सोइल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ब्लैक सोइल होता है इसमें क्या क्षमता होता है, इसमें पानी को होल्ड करके रखने का क्षमता होता है। साथ में हमने ये पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो क्ले मटेरियल होते हैं। तो अब आगे बताया गया है कि दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो याद रखना है कि हॉट वेदर सीजन में, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है, तुम अगर फिगर 1.7 को देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बहुत सारे क्या है, क्रैक्स है, यानी कि ये जो सोइल का जो पिक्चर है वहाँ पे दिखेगा तुम्हें बहुत सारे दरार दिखाए गए। तो इसी वजह से यहाँ पे भी बुक भी बता रहा है तुमको कि जो हॉट वेदर में यानी कि गर्मी के समय में वहाँ पे क्या आएगा, उसमें बहुत सारे गहरे गहरे क्रैक्स आएंगे, यानी कि दरार आएंगे, जो मदद करेगा कि इसमें, तो विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोइल। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये यानी कि जो दरार आता है उससे क्या होता है, और प्रॉपरली सोइल एरिएट हो जाता है, यानी कि उसमें हवा चला जाता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये जो हॉट वेदर में क्या होता है, इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा इससे पहले यहाँ पे पढ़ा है कि ये जो सोइल होता है ये क्या कर सकता है, ये पानी को होल्ड करके रख सकता है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इसमें क्या क्या सोइल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और कौन से सोइल न्यूट्रिएंट में इसकी सोइल न्यूट्रिएंट की इसमें कमी होती है, इस बारे में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बोला है दिस सोइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सोइल होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि गर्मी में तो क्या हो रहा है, उसमें दरार आ रहा है सूखा होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे ये भीगते वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। और उस पर काम करना क्या हो जाता है, कठिन होता है, क्योंकि चिपचिपा चीज़ से पे काम करना क्या होगा, चिपचिपा सोइल पे काम करना डिफिकल्ट होगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि ये जो सोइल होते हैं ये चिपचिपे बन जाते हैं जैसे ही ये भीगते हैं, और इस पर काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टील दिस सोइल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो हमें इसमें टीलिंग कब करना है, यानी कि टील मतलब कहने पर जो प्लाव करते हैं हम सोइल को, उसको यानी कि जो सोइल को क्या करते हैं हम खेती के लिए रेडी करते हैं, यानी कि सीड्स को सो करने के जब रेडी करते हैं। तो ये जो टीलिंग है ये प्रोसेस हमें कब करना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, यानी कि जब पहला बारिश होती है उसके तुरंत बाद हमें कर लेना चाहिए, या फिर हमें प्री मानसून पीरियड में ही कर लेना चाहिए। अब प्री मानसून पीरियड क्या अब है, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इंडिया में जो मानसून होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो आ ही जाता है। तो ये जून से पहले वाला जो समय है, यानी कि अप्रैल मई का जो समय है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री मानसून पीरियड कहते हैं। और उसी समय में हमें क्या कर लेना चाहिए, इस सोइल को रेडी कर लेना चाहिए फसल उगाने के लिए। तो यहाँ पे डील कर लेना चाहिए सोइल को कब, तो इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर या फिर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, यानी कि मानसून सीजन के शुरू होने से पहले हमें उसको रेडी कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे किस बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पे ब्लैक सोइल के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि ये जो ब्लैक सोइल है ये इसके फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो हमने वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में पढ़ा क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल। और हमने वहाँ पे बोला कि ये जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, जो यहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप रीजन में जो सोइल को फॉर्मेशन में मदद कर रहा है वो क्या है, तो बसल्ट है। बसल्ट क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया कि एक इग्नियस रॉक है जो लावा के सॉलिडिफाई होने से वो बना है वहाँ पे। और हमने ये पढ़ा कि ये कौन कौन सी रीजन्स में हमें इंडिया में देखने को मिलता है। हमने ये भी पढ़ा कि ये जो सोइल है बहुत ही बढ़िया होता है किसको उगाने के लिए, तो हमने कॉटन को उगाने के लिए हमने वहाँ पे पढ़ा। और साथ में देखा कि ये बहुत ही किससे बना होता है, तो एक्सट्रीमली फाइन और क्ले मटेरियल से बना होता है। और साथ में हमने पढ़ा इसमें क्या क्षमता होता है, पानी को पकड़ के रखने का क्षमता होता है। साथ में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेस, लाइम मौजूद होता है। लेकिन इसमें हमने देखा कि कौन सा सोइल न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हमने बोला फॉस्फोरिक कंटेंट्स की इसमें कमी है। और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि हॉट वेदर में क्या होता है, इस पर गहरे गहरे दरार आ जाते हैं, और इससे प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सोइल में मदद मिलता है, यानी कि हवा जो है सोइल में घुलने में मदद मिलता है, हवा का सोइल में घुलने में मदद मिलता है। और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि जब बारिश होती है तो जब ये मिट्टी भीग जाती है तो भीगने पर ये बहुत ही चिपचिपे हो जाती है और इस पर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें इस सोइल को कब टील करना है, कब प्लाव करना है, उसमें तो बताया गया है कि
हमें यहाँ पे जो फर्स्ट शावर है उसी के तुरंत बाद कर लेना चाहिए, या फिर हमें प्री मानसून पीरियड में उसको डील कर लेना चाहिए. So we are going to stop here for today, children. We are going to read red and yellow swells and laterite swell in the next class. I hope you have studied for your FA. Do study well and do well. Thank you.